हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। आज की हमारी सीरीज़ के लेक्चर में मेडिवल इंडिया या मेडिवल हिस्ट्री को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राई करेंगे 5 या 6 क्लासेस में ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ प्रोसीड करेंगे और उसके बाद पॉलिटी या ज्योग्राफी जो भी कंपोनेंट आप डिमांड करोगे वही प्रेजेंट कर दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री की लाइन हमारे पास शुरू होती है हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की 750 एडी के आसपास से कि ये हिस्ट्री शुरू हो गई है। 750 कॉमन एरा के आसपास से लेके हम इसको लेंगे 1757 तक, 1707 तक, 1707। हाँ, इतने टाइम की जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो रहेगी हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इन्वेडर्स आएंगे इंडिया में। जो कुछ इन्वेजन्स ऐसी होंगी जो अपने टेरिटरी में गुड किंग होंगे, जो अपने एरिया में राजा अच्छे होंगे, वो वापस चले जाएंगे लूट करके, रेड करके। और जो राजा अपने एरिया से निकाले गए होंगे या उनके साथ बिट्रे किया गया होगा किसी भी तरह से, वो रिसाइड कर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ पर रुक जाएंगे और यहाँ पर वो अपनी एम्पायर एस्टेब्लिश कर देंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की मिस्ट्री। महमूद गजनी। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्ट हुआ था वो शुरू किया था महमूद ऑफ गजनी ने। गजनी इंडिया में रेड करने 17 बार आया था। नंबर ऑफ टेम्पल्स और सिटीज़ पे इसने अटैक किया था और उनको डिस्ट्रॉय भी किया था। इंडिया में एंटर करते ही हिंदू शाही किंगडम का एक राजा इनको मिलता है, जयपाल। पंजाब वाले रीजन में ये सेंटर्ड था। और 1001 में इसकी लड़ाई होती है किससे? महमूद ऑफ गजनी से। ठीक है, जयपाल शाह का बेटा था आगे आनंदपाल शाह। इसने मतलब जयपाल शाह का डेथ तो नहीं हुई थी, बट उन्होंने सुसाइड, एक तरह का सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उनकी डेथ के बाद उनके बेटे ने उनको सक्सीड किया, उनको मतलब लीड किया आगे। और इसके साथ बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वाई हिंद। ये दोनों बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री में। ये इवेंट हुआ था 1008 में। नंबर ऑफ कुछ कुछ बैटल्स हिस्ट्री में ऐसी हैं, मतलब अगर वो अपोजिट साइड जीत जाती, मतलब अपोजिट पार्टी अगर वो जीत जाती तो हिस्ट्री आज कुछ और होनी थी। ये वॉर उसमें से ही कुछ एक पहली वॉर ऐसी है, बैटल ऑफ वाई हिंद। आप यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर बैटल ऑफ वाई हिंद वहाँ पर आनंदपाल जीत जाते तो क्या कभी गजनी इंडिया में एंटर करता? इंडिया में अगर एंटर नहीं करता तो क्या इंडिया की प्रॉस्पेरिटी या इंडिया की रिचनेस पूरी दुनिया को पता चलती? पता तो चलती, बट थोड़े लेट चलती। तब तक हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाता या हमारे राजा थोड़े से समझदार हो जाते। बट ठीक है, जो हिस्ट्री में हमें मिल रहा है हम उसी को स्टडी करेंगे। तो बैटल ऑफ वाई हिंद में आनंदपाल हार गए थे। ऑल्दो उसको आनंदपाल को सपोर्ट किया था रूलर्स ऑफ कन्नौज और राजस्थान के, बट हार गए थे। तो महमूद ऑफ गजनी पैट्रोनाइज। इनके टाइम पर कौन थे पोइट, इंपॉर्टेंट पोइट कौन थे? फिरदौसी, जिसने क्या लिखी थी? शाहनामा। और अलबरूनी ने क्या लिखी थी? किताबुल हिंद। ठीक है, किताब ए हिंद भी है और किताब उल हिंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है इस टाइम के। नेक्स्ट बात कर ले हम, इंपॉर्टेंट रेडर है महमूद गौरी, सॉरी मोहम्मद गौरी। महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो गौरी ने सीट ऑफ गजनी को लीड किया था। आफ्टर गजनी के बाद गजनविद की जो सीट थी उस पे महमूद गौरी ने कंट्रोल लिया था। कंट्रोल इन द सेंस कि उन्होंने आगे लीड किया था। ठीक है, इंडिया की तरफ जब अटैक कर रहा था तो पंजाब वाले रीजन में अटैक किया और खुसरो मलिक से उस एरिया को जीत लिया। ठीक है,
पृथ्वीराज चौहान से इनकी बैटल्स हुई थी, 2 बैटल्स हुई हैं। बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। फर्स्ट वाली बैटल हुई थी 1191 में, जिसको पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और बैटल ऑफ तराइन सेकंड वाली जब हुई, ठीक है, तो बैटल ऑफ तराइन जब सेकंड होगी तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे, ये होगी 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाएगी, एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे। नंबर ऑफ बुक्स डिफरेंट तरीके से डेथ लिखती हैं पृथ्वीराज चौहान की, बट अल्टीमेटली ये है कि 1192 में उनकी डेथ हो गई थी। ये रहा पॉइंट। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड, मार्किंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट मुस्लिम किंगडम ओवर अजमेर इन इंडिया, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी रिटर्न टू गजनी लिविंग द जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। टू मेक फर्दर कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, गोरी इन्वेड जयचंद्र रूलर ऑफ कन्नौज इन द बैटल ऑफ चंदावर और घरवाला, ठीक है, सेटिंग टर्किश रूल इन नॉर्थ इंडिया। चलिए जी, अब बात करते हैं हमारे पास स्लेव डायनास्टी की, ठीक है। गुलाम वंश बोला जाता है, जो नॉर्मली हिंदी की बुक्स में मिलता है हमें। स्लेव डायनास्टी, स्लेव डायनास्टी में हम 5 डायनास्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। और सभी कहीं ना कहीं गुलामों के थ्रू ही लीड की जा रही होगी। गुलाम उस टाइम पर जो कंडीशन होती है गुलाम की वो डिफरेंट थी और यहाँ पर अलग थी। यहाँ पर जो स्लेव्स होते थे मतलब इस हिस्ट्री के टाइम में स्लेव्स को क्या किया जाता था, एक तरह से इनकी रिक्रूटमेंट होती थी, रिक्रूटमेंट होती थी। जैसे आज आर्मी या पुलिस की होती है ना, उस टाइम भी इनकी रिक्रूटमेंट होती थी। और टाइम के साथ जैसे जैसे इसमें जो क्वालिफाइड या एफिशिएंट पर्सन होते थे उनकी पावर बढ़ती जाती थी, उनको प्रमोट किया जाता था। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है वो राजा के बराबर भी हो जाते थे। जैसे यहाँ पर अब गोरी का जो ऑफिसर है, ऑफिसर जैसे इनको हम मान सकते हैं, जैसे प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट सिनारियोस में जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट भेजते हैं ना गवर्नर्स को डिफरेंट स्टेट्स में, तो उसी तरह ये राजा के क्या है आगे गवर्नर्स हैं जिनको डिफरेंट टेरिटरीज पे रूल करने को दिया हुआ है, ठीक है। जब राजा ने अपनी गजनवी एम्पायर को डिवाइड किया था, उसमें से इंडिया का जो पोर्शन था, इंडिया उस टाइम का मैं बता दूं आपको कि आज का पाकिस्तान का रीजन, JNK, पंजाब, हिमाचल, हिमाचल थोड़ा कम कम, हरियाणा, दिल्ली तक का रीजन ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पास था, ठीक है। बाकी जैसे जैसे अब ऐबक जीतते जाएंगे वो एरिया कैप्चर करते जाएंगे, ठीक है। तो इतनी डायनास्टी कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में थी। अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी, क्लियर। स्लेव डायनास्टी में हमारे पास 5 डायनास्टीज हैं। स्लेव्स खत्म होंगे तो खिलजी आ जाएंगे, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक सैयद और लोदीस। लोदीस का एंड करेंगे तो इंडिया में आ जाएगा मुगल्स आ जाएंगे। तो मुगल्स की स्टोरी भी फिर मैं आपको बता दूंगा जब नीड होगी। जैसे जैसे हमारी टाइमलाइन की आगे आगे बढ़ती जाएगी। अभी हम स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पर क्या टाइम है अभी 1206 से 1210 तक ऐबक का टाइम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐबक को क्या बोला जाता था, फर्स्ट रूलर था स्लेव डायनास्टी का, 1206 में आया था, ठीक है। लाहौर में इन्होंने कैपिटल बनाई थी, लख बख्श इनको टाइटल दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये डोनेशन में बहुत बिलीव करते थे, ये दान बहुत करते थे, ठीक है। इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, बिलियन एंड कॉपर, ठीक है। बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने की थी, एक किया था कुव्वतुल इस्लाम, ये दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। और कुतुब मीनार आप देखोगे इस तरह से, अगर कुतुब मीनार है हमारे पास दिल्ली में, तो कुतुब मीनार के 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस में बना हुआ है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो कुतुब मीनार अभी बनना शुरू होगा। ये फर्स्ट स्टेज बनाएंगे कौन? ऐबक। उसके बाद 2 पार्ट आगे कौन अटैच कर देगा यहाँ पर? इल्तुतमिश।
ये बात की स्टोरी में ऐड ऑन करते जाऊंगा, कौन कौन सा किस किस ने आगे पार्ट ऐड किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐबक ने सिर्फ फर्स्ट स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार बनाई है, इन द नेम ऑफ या इन द मेमोरी ऑफ देयर सूफी गुरु। सूफी गुरु का नाम याद रखना, उनका नाम था कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये याद रखना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये उनके सूफी गुरु का नाम था। ये रहा नाम, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लेटर रेनोवेटेड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अभी इसको आके ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, पेट्रोनाइज्ड किसको किया था? फखरुद्दीन, ऑथर ऑफ तारिक मुबारक शाही। हसन निज़ामी को, जिन्होंने कौन सी लिखी? ताजुल मासिर एंड फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये पूछे जाते हैं कौन सी बुक के ऑथर कौन है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हो, फिर बोलते हो कि जो बुक पढ़ाया गया है उसमें से कुछ आया नहीं था। ये बुक्स के नाम ही होते हैं जो पूछे जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन के बाद आरम शाह को बिठाया था, बट आरम शाह एक बेवकूफ़ आदमी था। ठीक है, जो ज़्यादा देर तक टिका नहीं, और 8 महीने से ज़्यादा का इसका रूल नहीं है। इल्तुतमिश, यहाँ एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर जो ऐबक है वो किसका स्लेव है? घोरी का। अब इल्तुतमिश क्या होगा? इल्तुतमिश आगे स्लेव किसका होगा? इल्तुतमिश स्लेव है आप किसका? ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है ये। ठीक है, यहाँ पर ये गलती है, ही वॉज ए स्लेव ऑफ ऐबक। ठीक है, बिलोंग टू इलबरी ट्राइब, ये ट्राइब पूछी जाती है, एंड नेम्ड इलबरी डायनास्टी। ठीक है, इक्तदार इन्होंने अपॉइंट किए थे, इन्होंने फिर से इन्होंने कैपिटल क्या कर दी? शिफ्ट कर दी। कहाँ से? लाहौर से दिल्ली। किस किस को हराया? कुबाचा को हराया था, और खुद को इंडिपेंडेंट रूलर बताया था ऑफ मुल्तान। लाहौर और पंजाब के एरिया को जीता इन्होंने। ठीक है, सिल्वर, 2 तरह के कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। सिल्वर के कॉइन को बोला जाता था टंका, और कॉपर के कॉइन को बोला जाता था यहाँ पर जीतल। ठीक है, इक्ता सिस्टम इन्होंने शुरू किया था, और ऑफिसर जो लीड कर रहा था उसको बोला जाता था इक्तेदार। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड फ्लोर, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर जो कुतुब मीनार इस तरह से है। पहला फ्लोर किसने बना लिया? ऐबक ने। इन्होंने क्या किया? 2 स्टोरीज और ऐड कर दी यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, ये इल्तुतमिश का कंट्रीब्यूशन है, ये ऐबक का है। आगे की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आगे के 2 स्टोरी फिर बता दूंगा किसने ऐड की है। ये आएंगे तुगलक्स, FST, फिरोज शाह तुगलक आएगा यहाँ पर, वो ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये बाद में ऐड करेंगे। अभी जो जितनी सी हिस्ट्री हमारी रन हुई है, हम इतने पे ही फोकस रखते हैं, तो सो दैट हमारे पास चीज़ें सेग्रीगेटेड रहें। ठीक है, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार विच वॉज स्टार्टेड बाय ऐबक। ठीक है, पैट्रोनाइज मिनहाज उस शिराज, ये ऑथर है। क्रिएटेड ए न्यू क्लास ऑफ रूलिंग अ लीड फॉर 40 पावरफुल, इसको बोला जाता है तुरुक ए चहलगानी या चालीसा। चालीसा को ही क्या बोला जाता है? तुर्कन ए चहलगानी। तुर्कन ए चहलगानी, ये इम्पोर्टेंट है, और यही बाद में सभी की प्रॉब्लम बनेगी। जब आप किसी को ज़्यादा पावर दे दो तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? एक तरह से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आप बन जाती हैं फ्यूचर में। इन्होंने तो ऑफिसर अपने बेनिफिट के लिए ही बनाए थे, बट ये बाद में जब ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो राजा को ही दुखी करेंगे। और इसकी पहली विक्टिम बनी थी इन्हीं की बेटी, इल्तुतमिश की ही बेटी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो जब ये
चालीसा बना था, ठीक है, तो इसको सबसे पहली प्रॉब्लम यही थी कि जब इल्तुतमिश ने बोला कि मेरी बेटी मुझे आगे लीड करेगी, रज़िया सुल्तान, तो यही चीज़ इनको सबसे पहले नागवारी गुजरी। तो ये आगे समझते जाएंगे, रज़िया सुल्तान की पर्सनैलिटी समझ लेते हैं, फिर मैं चालीसा का इससे रिलेट करवाऊंगा आप, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगी। तो रज़िया सुल्तान अकेली मुस्लिम रूलर हैं अभी तक की हिस्ट्री में, ठीक है। इन्होंने जो भी पर्दा वगैरह डाला जाता है वो सब इन्होंने बंद कर दिया था। ये एक मेल मेंबर की तरह खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, जो मुस्लिम थियोलॉजियंस और नोबल्स को एक्सेप्टेबल नहीं था। इनकी नंबर ऑफ रिवॉल्ट्स हुए थे इनके अगेंस्ट, मतलब ये रेबल्स हुए थे इनके अगेंस्ट, मतलब जो भी गवर्नर चाहे, मतलब गवर्नर क्या करते थे, जिनको राजा पसंद नहीं आता था वो उनके अगेंस्ट क्या हो जाते थे, रेबल हो जाते थे, ठीक है। नंबर ऑफ गवर्नर्स क्या हुए इनके अगेंस्ट, रेबल हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट रहा यहाँ पर अल्तुनिया। अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर था, भटिंडा का, बोला भटिंडा जाता है, लिखा बाथिंडा जाता है। ये पूरा एरिया उस टाइम पर इकट्ठा था, मतलब आज आप देखो ये बथिंडा, फिरोजपुर, यहाँ ये सिरहिंद तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे आता है। तो ये सारा रीजन एक टेरिटरी था जहाँ पर गवर्नर कौन था, अल्तुनिया। तो रज़िया और याकुत खान ने मार्च किया टूवर्ड्स फॉर सप्रेसिंग द रेबल, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रज़िया हार जाएगी। और हार जाएगी जब, तो रज़िया अपना लास्ट गेम खेलेगी, वो क्या करेगी, अल्तुनिया से शादी कर लेगी। लेकिन जब वो शादी कर लेगी, तो जब वो बठिंडा से दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में उनको अटैक करके उनकी डेथ करवा दी गई थी, या उनका मर्डर करवा दिया गया था। रज़िया वाइल रिटर्निंग बैक टू दिल्ली वॉज किल्ड ऑन द वे। और इसके बाद इनको लीड किया था आगे, इम्पोर्टेंट राजा कौन था, बलबन। बलबन बहुत बढ़िया राजा था। उसने बचपन से चालीसा की बदतमीजियाँ देखी थी, चालीसा की हरकतें देखी थी, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी उसको पता थे और नेगेटिव पॉइंट्स भी पता थे। तो जब वो पावर में आएगा, आगे की स्टोरी वहीं पर बताऊंगा। बहुत अच्छे से इसने डील किया था, इसके पीछे की बैकग्राउंड की स्टोरी समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। 1246 में बलबन सक्सेड द पुटिंग नसीरुद्दीन मोहम्मद, a younger son of Iltutmish as Sultan, and served him as a नायब पोस्ट टू सुल्तान। तो 20 साल तक बिहाइंड द कर्टन, मतलब पीछे से वो रूल करेगा, मतलब सामने अपनी इमेज नहीं दिखाएगा, बिहाइंड द कर्टन वो पूरा रूल करेगा और समझेगा चीज़ों को। और 1266 में उसको उठा के फेंक देगा इल्तुतमिश के ही बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद को, और ख़ुद सीट पे बैठ जाएगा, ठीक है। रियल नेम था उलुग खान, ठीक है। मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कंट्रीब्यूशन इनका कैसा होगा, ठीक है। इन्होंने खुद को क्या बोल दिया कि सुल्तान क्या होगा, शैडो ऑफ गॉड होगा, जिल्ल ए इलाही, जो आपने सुना होगा, जोधा अकबर देखी होगी तो वहाँ पर बोला जाता था जिल्ल इलाही, मतलब शैडो ऑफ गॉड, एंड रिसिपेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस, निबायत ए खुदाई, मतलब जो बहुत अच्छे काम कर रहा है, खुदा की खुदाई के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और लोगों का बहुत भला कर रहा है, उसको ये टाइटल मिलता था। ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा, इसके लिए बहुत तगड़ी गेम खेली थी। तो दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली में उन्होंने क्या किया, कुछ गवर्नर्स को भेजा कि हाँ भाई ये छोटे छोटे जो ट्राइब्स हैं या छोटे छोटे ये खोकर रेबिलियंस हैं, इनको इनसे बात करने जाओ और इनको कंट्रोल करो, और पीछे से अपने ही बंदे भेज के इनको मरवा दिया, ठीक है। दूसरी तरफ इस साइड जाने लगे तो हिमाचल और
उत्तराखंड वाली कंडीशन है या तिब्बत वाले जो रीजन है, तो उनको बोला कि यहाँ पर ये वाले जो लोग हैं ये रेबल कर रहे हैं, इनको समझाने जाओ, और यहाँ से अपने बंदे भेज के इन गवर्नर्स को भी मरवा दिया। और जो बचे हुए थे उनको जिंदा 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 गर्दनें कटवाई थी, बीहेडेड करवाए थे। और जब बीहेडेड करवाए थे तो बलबन का खौफ देख के दिल्ली डर गई थी उस टाइम पर कि ये कैसा राजा है। बट कभी कभी अपनी पावर दिखाना ज़रूरी भी हो जाता है, और ज़रूरी भी है कि जब आपको कोई ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करे तो उस टाइम आपको भी अपना रिवॉल्ट दिखाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नवरोज़ फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके रखो, मार्क ऑफ द वर्ड है। ये बहुत बार पूछा गया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता बट 4 बार तो मुझे ही डिफरेंट एग्जाम्स में ये मिल चुका है क्वेश्चन। नवरोज़ फेस्टिवल किसने इंडिया में स्टार्ट किया था? खुद को कहते थे नासिर अमीर उल मोमेन, मतलब खलीफा का राइट हैंड। खलीफा का राइट हैंड मतलब इसके बिना खलीफा भी काम कम कर नहीं करेगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हर राजा की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रन करती थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2 डिपार्टमेंट जो इकट्ठे होते थे उन दोनों को अलग कर दिया। दीवान वजीरत, फाइनेंस डिपार्टमेंट से किसको अलग कर दिया? दीवान अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट को, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ, हाँ जी एक सेकेंड, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लेना। यहाँ पर इल्तुतमिश का जब हम करेंगे तो इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी भी इस्टेब्लिश कर दी थी, ठीक है। स्टैंडिंग आर्मी, फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी के लिए भी पॉइंट पूछा जाता है किसने स्टार्ट की थी, तो इल्तुतमिश की थी। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेड जस्टिस विद एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी, मतलब जस्टिस के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लोहा और रक्त की पॉलिसी, ठीक है। एक्सक्लूडेड नॉन टर्क्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, जो टर्किश नहीं थे उनको बाहर निकाल दिया। अपॉइंटेड स्पाइस टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द नोबल्स। स्पाइस मतलब इनका जो जासूसी वाला सिस्टम था, स्पाई सिस्टम, वो आज भी वन ऑफ द ब्रिलियंट स्पाई सिस्टम माना जाता है, इवन प्रेजेंट टाइम्स में भी। इनके साथ ऐसा देखा गया है, कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं कि इनके स्पाई सिस्टम की कि 2 जासूस इकट्ठे खड़े हैं और दोनों को नहीं पता है कि कौन राजा का जासूस है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पाइबोस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। सिजदा मतलब झुककर सलाम करनी है राजा को, और पाइबोस मतलब लेट कर राजा के पाँव चूमने हैं। टू प्रूव हिज सुपीरियरिटी ओवर द नोबल्स, की नोबल्स को या जो गवर्नर्स थे उनको दिखाना चाहता था कि सुल्तान ऊपर है तुमसे, और सुल्तान को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे। तुम जब भी एंटर करोगे तो पहले मेरे पैर चूमोगे। क्लियर। नेक्स्ट डायनास्टी आती है हमारे पास, खिलजी डायनास्टी। खिलजी डायनास्टी में भी एक राजा बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, बाकी डायनास्टी में कुछ भी पढ़ने वाला है नहीं। आज हम ट्राई करेंगे एक डायनास्टी, इसके बाद तुगलक डायनास्टी हम कल करते हैं क्योंकि थोड़ी लंबी है। उसके साथ हम सैयद और लोधी डायनास्टी ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे मुगल डायनास्टी, मुगल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी। तो खिलजी डायनास्टी को बेसिकली एस्टेब्लिश करवाया था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत लिबरल आदमी थे, राजा जितना लिबरल होना चाहिए उससे तो कई गुना ज़्यादा थे, और ऐसा इंसान कभी भी राजा नहीं बनता है, ठीक है। और अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी थी? अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। और वही आदमी क्या बना? राजा बना, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राजा बना था जिसने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत जैसी शेप दी थी, ठीक है। और ये इंसान ऐसा इंसान था जो पढ़ा लिखा नहीं था,
इस देश को अच्छे राजा वही मिले हैं जो पढ़े लिखे कम हैं। सीरीज समझ लेते हैं। अभी अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, थोड़े टाइम के बाद अकबर आएगा, जिनके नाम के साथ महान लगाने की ज़रूरत है। और प्रेजेंट डे भी देख लो आप, वो हमारे राजा जी भी कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। नाम नहीं लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है। चलिए 1296 में खिलजी डायनास्टी इंडिया में एस्टेब्लिश होती, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी सीट पे बैठता है। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो इनको लीड करता है, सक्सीड करता है और सीट पे बैठ जाता है। ठीक है, इस इंसान के दो ही ड्रीम्स थे। ठीक है, टू बिकम सेकंड सिकंदर ए सानी, मतलब पूरी दुनिया को जीतने वाला बनना था, सेकंड सिकंदर ए सानी। और दूसरा इनका ड्रीम था टू एस्टैब्लिश ए रिलीजन बिगर देन इस्लाम, एक ऐसा धर्म एस्टैब्लिश करना है जो इस्लाम से बड़ा हो। तो हुआ एक भी नहीं था, बट एक अनपढ़ आदमी इतने बड़े ड्रीम देख रहा है और उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास आज भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप आज भी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ें लैक कर रहे हो। ये इंसान अनपढ़ होकर देश को दुनिया को जीतने की हिम्मत रख पा रहा है। तो आपको भी अब मेहनत करने की ज़रूरत है, इन्हीं राजाओं से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो खिलजी की इन्वेजन समझ लेते हैं। खिलजी जनरल नेमली उलुग खान और नुसरत खान जो इसके राजा थे, उन्होंने हेल्प की गुजरात को जीतने में। रणथंबोर को जीता बाय किसको हराया? रणथंबोर का राजा इस टाइम पर कौन है? हमीर देव। और कौन कौन से रीजन जीत रहा है? मतलब इसका अटैक समझो आप पूरे राजस्थान पे कंट्रोल करने की हिम्मत रख रहा है ये बंदा। मालवा पे कंट्रोल ले रहा है, चित्तौड़ पे, धार पे, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी, जालोर, ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन हैं जहां पर रजवाड़े खानदान थे और सभी पे ये कंट्रोल ले चुका है। दूसरी तरफ देखें, साउथ की तरफ जब ये अटैक कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट सुल्तान है जो अटैक कर रहा है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में अटैक करना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आज इंडिया की सिनारियोस कुछ डिफरेंट है। जब इंडिया पे साउथ में हमें एंटर करना होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आती हैं? विंध्यन रेंजेस, सतपुरन रेंजेस। ज्योग्राफी को रिलेट करो यहाँ पर कि इन सतपुरन रेंजेस से आज तो हमारे पास हाईवेज हैं या जीटी रोड्स हैं या एक्सप्रेस वेज हैं, बट उस टाइम पर इन एरियाज को क्रॉस करना इतना इजी नहीं होता था। ऊपर से ये जंगल झाड़ वाले एरियाज हैं तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत इजीली हो जाता है। पूरी पूरी आर्मीज की डेथ कर दी जाती है यहाँ पर, मतलब बाय गोरिल्ला वॉरफेयर। और ऐसे सिनारियोज में ये बंदा साउथ में जाके अटैक कर रहा है और वहाँ पर जीत रहा है। वहाँ पर ये अपने गवर्नर किसको, मलिक काफूर को भेज रहा है। ठीक है, प्रताप रुद्र सेकंड ऑफ रंगाल, रामचंद्र देवा, यादवा किंग ऑफ देवगिरी, वीर भल्लाल, होसाला किंग, इन सभी को ये हरा के आ रहा है और मॉस्क बना रहा है रामेश्वरम में। किंगडम ऑफ साउथ एक्नॉलेज द पावर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड पेड हिज मॉनेटरी ट्रिब्यूट्स। तो ये जब उन एरियाज को जीत जाएगा तो ये एरियाज उसको क्या करेंगे? ट्रिब्यूट्स देते रहेंगे या जो भी एक तरह का टैक्स देते रहेंगे। अलाउद्दीन सक्सेसफुली रेजिस्टेड मंगोल इन्वेजन 12 टाइम्स। बहुत बड़ी बात है, मंगोल जैसे पावरफुल किंगडम या पावरफुल आर्मीज को 12 बार कंट्रोल करना, 12 बार रोक के रखना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहां पर समझते हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप बताई थी इसने कि राजा को रूल कैसे करना है। इंट्रोड्यूस 4 ऑर्डिनेंसेस टू प्रिवेंट रिपीटेड रिवॉल्ट्स। ठीक है, पायस ग्रांट्स, फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड्स। ठीक है, फ्री में जो लैंड दिया जाता है वो भी करता था।
स्पाई सिस्टम, जासूसी वाला सिस्टम इन्होंने फिर शुरू किया था। सोशल पार्टीज और वाइन की कंजम्पशन पे इन्होंने रोक लगा दी थी। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इसने बना ली थी। यहाँ पर आर्मी को वो किया था ना, यहाँ मैंने बताया था इल्तुतमिश के टाइम पर इन्होंने क्या किया था, एक आर्मी एस्टेब्लिश की थी। उनको इस टाइम तक जो आर्मी चल रही है उसका क्या काम होता था, उनको ट्रेनिंग मिलती थी, ठीक है, ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन वो अपने काम करते रहते थे, ताकि जैसे जब भी राजा को नीड पड़ेगी उनको बुलाया जाएगा और वो आर्मी की तरह बिहेव करेंगे या आर्मी की तरह लड़ेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसको क्लियर था ना कि दुनिया को जीतना है तो मुझे एक अच्छी आर्मी की नीड है, तो उसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एस्टेब्लिश कर दी थी। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी कैसी होगी, जैसे आज इंडिया की आर्मी है, क्लियर, इंडिया की जैसे आर्मी है, तो ये आर्मी हमारे पास क्या है, स्टैंडिंग आर्मी है। बट जो स्टेबल आर्मी है या बाकी आर्मीज है, वो जैसे बाकी कुछ कंट्रीज है, जैसे इजराइल है, तो इजराइल ने भी क्या किया हुआ है, अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रखी है, सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ नीड द नॉर्मल सिटीजन्स बिकेम द आर्मी मैन्स या आर्मी वुमेन्स, तो वो आर्मी की तरह लड़ेंगे। तो ये चीज़ें ख़त्म की और इसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट लाया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो इसने हॉर्सेस के लिए क्या किया था, दाग एंड चेहरा जैसी पॉलिसीज लाई थी। दाग इसमें से घोड़ों के लिए था और चेहरा क्या था, ये सोल्जर्स के लिए था। ये एक तरह का जैसे आज आईडी कार्ड है ना, आपका आधार कार्ड, ये उस टाइम पर आधार कार्ड जैसी वो बना रहा है। और किसके लिए, आर्मी के मेंबर्स के लिए तो बना ही रहा है, इवन घोड़ों के लिए भी बना रहा है कि घोड़ों पे भी निशान लगेगा, उसमें नंबरिंग लगेगी कि कौन सा घोड़ा मतलब किस क्वालिटी का है और कितना रैंक है घोड़े का, ठीक है। फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज, और एक चीज़ के लिए ये इंसान बहुत माना जाएगा, इस इंसान ने 20 साल रूल किया था और 20 साल के लिए ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेगा, बहुत बड़ी बात है। आज आप एक चीज़ लेते हो 10 रुपए की, 20 सालों के बाद वो हो जाती है 100 रुपए की। इस इंसान ने 10 रुपए पे वो चीज़ स्टार्ट की थी और 20 साल तक वो चीज़ 10 रुपए की ही बिकी। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़, महंगाई कंट्रोल कर दी थी। आज के राजा आज तक हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं महंगाई को, और ये राजा 20 साल में चीज़ों को कंट्रोल करके दिखा रहा है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ब्लैक मार्केटिंग, रेवेन्यू कलेक्टेड इन कैश नॉट इन काइंड्स। काइंड्स मतलब लैंड हो गया या ग्रेन्स हो गए या इस तरह से वो चीज़ें नहीं होंगी। ही फॉलो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज टुवर्ड्स द हिंदूज, इम्पोजेज जजिया। जजिया इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ जी, या एक टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स भी लगता है, हाउस टैक्स भी लगा, जजिया एक इम्पॉर्टेंट टैक्स रहेगा। जजिया की स्टोरी लंबी चलेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी मैं बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट मार्केटिंग सिस्टम। तो ऑफिसर्स कॉल्ड दीवाने रियासत वर अपॉइंटेड इन द ऑफिसेस कॉल्ड शाहाना मंडी टू स्टैंडर्डाइज द मार्केट। ये मंडीज लगती थी यहाँ पर, 3 चीज़ें यहाँ पर बहुत बिकती थी इनकी मंडियों में, ठीक है। एक घोड़ों की मंडी लगती थी, एनिमल्स की, एक लगती थी स्लेव्स की, और एक लगती थी शायद यूटेंसिल्स की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है थर्ड कमोडिटी क्या थी, बट मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। मर्चेंट्स शुड हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन द ऑफिस, ठीक है। जो भी ट्रेडर्स होंगे, जैसे आज व्यापार मंडल वगैरह है, तो यहाँ पर मर्चेंट्स को खुद को रजिस्टर करना पड़ता था शाहनाई मंडी डिपार्टमेंट में, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाज़ा, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, 1000 स्तून बोला जाता है, फोर्ट ऑफ सीरी, ठीक है। सक्सेसर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह और खुसरो शाह, जो कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट थे, ठीक है। और इनकी स्टोरी ख़त्म कर देंगे आके खिलजी। और यहाँ पर दिल्ली में अब कौन आ जाएगा, खिलजी नहीं, सॉरी, इनको ख़त्म करेंगे, खिलजी ही तो ये थे, और खिलजी की स्टोरी ख़त्म करेंगे यहाँ पर आके तुगलक्स, और तुगलक्स की स्टोरी ये चलेगी आगे
जो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तुगलक की स्टोरी थोड़ी लंबी चलेगी, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए कर रहा हूँ। तो टिल देन गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, सब्जेक्ट्स के साथ जुड़े रहिए, पेपर आपका आने वाला है। बाय बाय।